जय हिंद। स्वागत है आप लोग को आपका अपना MKR स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में आप लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए रेलवे द्वारा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इस प्रश्न में उपभोग कमी प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चीनी का आरंभिक मूल्य मान लेंगे। चीनी का आरंभिक मूल्य मान लेंगे कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। इसके बाद आरंभिक मूल्य में जो वृद्धि होता है 50% का वृद्धि होता है, तो वृद्धि के बाद जो इसका रेट हो जाएगा, वृद्धि के बाद आरंभिक रेट का 150%, तो वृद्धि के बाद इसका रेट होगा 150 रुपया प्रति किलोग्राम। चीनी का रेट हो गया, आरंभिक रेट है 100 रुपया प्रति किलोग्राम। अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों रेट को ध्यान में रखते हुए एक जो है कॉमन नंबर ढूंढना है जो दोनों से कम विभाजित हो सके। तो 100 और 150 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 300। अब इसको मान लेंगे 300 रुपया, कि ये मान लेंगे कि 300 रुपया मेरे पास है। तो हम लोग देखेंगे कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से 300 रुपया में कितना वजन आएगा चीनी का, तो कहेंगे 3 किलोग्राम यहाँ से खरीद पाएंगे। अब के वे जो हम है 300 रुपया रखे हैं, तो वे में भी कितना करना है, वृद्धि करना है। तो वे में भी 25% का वृद्धि किया जाए, वे में भी 25% का वृद्धि किया जाए। तो अब नया वे क्या होगा, तो कहेंगे नया वे हो जाएगा इस अनुसार 300 का 125%, 100 या 300, 125 गुना 3, 375 रुपया। चीनी के रेट में भी वृद्धि हो गया और मेरे खर्च में भी वृद्धि हो गया। तो रेट हो गया 150 रुपया प्रति किलोग्राम और खर्च अब करना है एक 375 रुपया में। तो कितना वजन आएगा, तो नया वजन जो हो जाएगा 375 बटा 150, 25 से 6 बार में, 25 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 5/2 का मतलब 2.5 किलोग्राम। तो हम लोग देखेंगे कि आरंभिक रेट और आरंभिक खर्च के हिसाब से 3 किलोग्राम जो हम लोग घर में या उपभोग किया जा रहा था। अब देखिए नया परिस्थिति बदलने के बाद जो है 2.5 किलोग्राम हो गया। तो कमी प्रतिशत कहेंगे, कमी प्रतिशत हुआ है। कमी कितना, 3 से 2.5, तो 0.5 इंटू 100 कहाँ से कमी हुआ है, तो 3 से। दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10, एक जीरो काट लेंगे तो 10 × 50 बटा 3%, जिसका मान होगा 16.67% के रूप में इस प्रश्न का सही आंसर। तो पहला प्रश्न का कौन सा विकल्प है, पहला प्रश्न का विकल्प नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। एक एक प्रश्न को आप लोग बेहतर रूप से सॉल्व करें। सभी प्रश्न विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। दूसरा में कहा जा रहा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 450 रुपया में बेचा जाता है। यदि उस पर छूट ना दी जाती तो 25% लाभ प्राप्त होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा। तो इस प्रश्न में जो है CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का 50% बताना है।
तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के लिए करेंगे कि अंकित मूल पर जब 10% का छूट दिया जाता है तो वस्तु को जो है 450 रुपया में बेचा जाता है, 450 रुपया में बेचा जाता है। तो हम लोग कहेंगे इसके अनुसार अंकित मूल्य हो जाएगा, इसके अनुसार अंकित मूल्य हो जाएगा 450 गुना 100, छूट पे किया जा रहा है तो 10% छूट तो 90, तो 90 से 450 5 बार में तो 500 रुपया अंकित मूल्य होगा, यानी इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 500 रुपया। अब देखिए अंकित मूल्य पर यदि छूट नहीं दिया जाए, ना छूट के बाद 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट हम लोग अंकित मूल्य पर नहीं देते हैं तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम लोग कहेंगे तो इसके अनुसार जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 500 का 100% कॉस्ट प्राइस बाय 125% ये रेट हो गया। तो 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 बार में 500, और यहाँ पे टोटल हो गया 25 से 4 बार में और 5 से काटेंगे तो 100 बार में हो जाएगा ना, 100 बार में। चलिए 100 गुना 4 कितना हो गया टोटल 400 रुपया। लेकिन प्रश्न में जो पूछा जा रहा है सीपी का 50%, तो कहेंगे सीपी 400 का 50% क्या होगा, 400 का 50% बताना है। तो 100 को 4 बार में 4 गुना 50 यानी 200 रुपया इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, दूसरा प्रश्न का विकल्प नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। तीसरे में कहा जा रहा है एक पुस्तक की 6 प्रतियां एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जा सकती है, जिनका भुगतान वर्ष के अंत में करना है, और उसी पुस्तक को या की 7 प्रतियां उसी मूल्य पर नकद भुगतान करके खरीदी जा सकती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, यानी इसमें सिंपल इंटरेस्ट का वार्षिक रेट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे कि एक साइड में देखिए 6 प्रतियां के विषय में कहा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति 6 प्रतियां खरीदता है और एक साइड में 7 प्रतियां के बारे में कहा जा रहा है, 6 प्रतियां और 7 प्रतियां। यदि 6 प्रति देते हैं तो 1 साल का बात है, और 7 प्रति है तो नगद का बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए एक एलसीएम लेंगे। 6 और 7 का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा 42। तो मान के चलिए कि मेरे पास 42 रुपया है। तो जब 6 प्रति लेते हैं 42 रुपया में, तो एक प्रति का जो दाम पड़ता है कितना पड़ता है 7 रुपया पड़ जाता है। जब 7 प्रति लेते हैं 42 रुपया में, तो एक प्रति का दाम कितना पड़ता है 6 रुपया पड़ता है। और ये जो डिस्टेंस जो होता है, ये मीटर जो है 1 वर्ष का है, यानी टी बराबर कितना है 1 वर्ष। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि 1 वर्ष का उधार लेते हैं, जब 1 वर्ष का उधार लेते हैं तो एक वस्तु का दाम 7 रुपया देना पड़ता है। जब नगद लेते हैं तो एक वस्तु का दाम 6 रुपया देना पड़ता है। तो नगद लेते हैं तो 6 रुपया और उधार लेते तो 7 रुपया। समय कितना लिए 1 वर्ष, तो टी कितना हो गया 1 वर्ष हो गया। और एस आई यानी 1 वर्ष में 1 रुपया बढ़ जा रहा है, तो एस आई कितना हो गया 1 रुपया। कितना से बढ़ रहा है वह क्या होगा प्रिंसिपल, 6 रुपया हो गया प्रिंसिपल। अब इसका रेट निकालना है आपको। तो एस आई बराबर जो फार्मूला होता है, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
100। SI कितना है 1 है, इसका प्रिंसिपल कितना 6 है, समय कितना है 1, रेट को R रख लेंगे बटा 100। तो R का जो मान होगा 100/6 यानी 50/3 यानी 16.2/3%। तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही है? तो तीसरा नंबर का विकल्प नंबर सी 16.7% लगभग सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे है। प्रत्येक प्रश्न को कम से कम समय में और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चौथे में कहा जा रहा है ए जो है एक वस्तु बी को 12% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 9% की हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 15,288 का भुगतान करता है तो ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया? तो ए द्वारा जो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया? तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न के लिए करेंगे कि इसमें कौन कौन व्यक्ति है। तो इसे ए है और क्या है बी है और क्या है सी है। ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर। बी ने सी को बेचा 9% के हानि पर, है ना। और सी जो है इस वस्तु को सीपी किया यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य किया 15,288 रुपया में, 15,288 रुपया में। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है केवल उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ये पूछ रहा है कि ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया। तो ए द्वारा तो बेचा गया बी को, ए द्वारा बेचा गया बी को, तो किस मूल्य पर बेचा गया ये पूछ रहा है। यानी ए का एसपी ये पूछ रहा है, ए का एसपी पूछ रहा है और बी का सीपी पूछ रहा है, जो बराबर होगा। ए का एसपी और बी का सीपी बराबर होगा। हम क्यों ना मान लें कि बी का जो सीपी 100% ही डायरेक्ट हम लोग रख लेते हैं, यहीं से निकाल लेंगे, शॉर्ट हो जाएगा। जब 100% बी का सीपी मान लिए तो इसके अनुसार 9% कम ये सी को दे रहा है, तो इसके अनुसार 9% कम दे रहा है, तो ये सी कितना में ले रहा है? सी ले रहा है 100 माइनस 91%, 91%। तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 91% बराबर 15,288। तो इसीलिए 1% बराबर इसको काट देंगे तो 168 हो गया, 1% का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे आंसर दे रहा है तो 100% बराबर इसका मान हो जाएगा 168 पे डबल 0। इस प्रश्न का 16,800 रुपया सही आंसर है। तो इसका विकल्प कौन सा है? चौथे नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर दूसरा। तो चलिए अगले प्रश्न 5वें नंबर आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को जो है ज़्यादा घुमा के सॉल्व करने से फायदा नहीं होगा। जितना पूछा जा रहा है केवल हम लोग वहीं से यदि कर लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी है जिसमें से 70% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। एक टेस्ट में लड़कियों के अंकों का औसत लड़कों के औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत 57 है तो लड़कियों के अंकों का औसत कितना होगा? तो इस प्रश्न में लड़कियों के अंकों का औसत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये विद्यालय में यानी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जैसे कहा गया कि 100 विद्यार्थी है, तो 100 विद्यार्थी में जो 70% है ये लड़की है, तो 70% कितना हो गया? 70 हो गया, 70 लड़की है। तो शेष कितना बच गया? 30% क्या है? लड़का है। तो 30% यानी कितना हो गया? 30 हो गया। और जो कह रहा है कि एक टेस्ट में लड़कियों के अंकों का औसत अंक लड़कों के अंकों का औसत से 20% अधिक है, कि लड़की का जो एवरेज अंक होगा, एवरेज मार्क्स होगा, एवरेज नंबर जो होगा लड़का का एवरेज नंबर से
20% इसका अधिक है, लड़के का ज़्यादा है, लड़के का ज़्यादा बताया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, लड़का का मान लेंगे x है, ठीक है। जब x है तो इसका 20% अधिक, तो x का 120/100 कर लेंगे, तो 6/5 हो जाएगा। तो 6x/5 औसत अंक हो गया। तो विद्यालय में जो एक तरफ दे रखा है कुल औसत, है ना, एक तरफ दे रखा है कुल एवरेज नंबर बराबर टोटल देखा रहा 57 है। हालांकि स्टूडेंट की संख्या कितना है, कक्षा में विद्यार्थी 100 है, तो 100 गुना 57 करेंगे तो कुल अंक आएगा, क्या आएगा, कुल अंक आएगा। कुल अंक बराबर कितना हो गया, 5700 हो गया। अब यहां से कुल अंक 5700 हो गया, तो ये लड़की का कुल अंक देख लेंगे, लड़का कुल अंक जोड़ेंगे तो कुल बराबर कुल कर दीजिए, तो कुल बराबर कुल 70 गुना लड़की का कुल हो जाएगा 6x/5 और लड़का का कुल हो जाएगा 30 गुना x। अब बराबर कुल कितना है, 5700 हो गया। तो 5 से 14 बार में और 14 6 के 84 x प्लस 30x बराबर 5700। इसको जोड़ेंगे तो 4 और 9 3 4 3 4 0 4 और 8 3 8 3 कितना हो गया, 11। x बराबर 5700 और ये कट गया 50 बार में, तो यहाँ से x का मान होगा 50। x का मान 50 हो गया। प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या कि लड़कियों के अंकों का औसत, तो लड़कियों का अंकों का औसत पूछा जा रहा है, तो कहेंगे लड़कियों का अंकों का औसत जो है 6x/5 है। 6x का मान जो ज्ञात हुआ है 50 है बाई 5, 5 से कितना बार में, ये 10 बार में, 10 × 6 बराबर 10 गुना 6 करें कितना हुआ, 60। तो इस प्रश्न का आंसर कितना है, सही 60 है। तो 5वें नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पे, आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे 6 नंबर में कौन सी प्रश्न है। तो सबसे पहले आप अपने पेपर पे प्रश्न को लिखें, इसके बाद आप लोग खुद से प्रयास करें। यदि नहीं बन पाता है तो ये वीडियो के माध्यम से आप सॉल्यूशन को प्राप्त करें। 6ठा में कहा जा रहा है ए अकेले किसी काम को 10 दिन में और बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 रुपया में उस काम को पूरा करने का ठेका लिया। सी की सहायता से वे इस काम को 5 दिनों में पूरा कर लेता है। बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो इसमें जो बी का जो हिस्सा मिलेगा ठेकेदारी में, उसका मान निकालना है। जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में, और ए प्लस बी एक साइड लिखते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलके जो है इस काम को 42,000 रुपया में ठेका लिया। चलिए ठीक, जब इसमें काम में सी को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ए बी सी तीनों जब हो जाता है तो काम को 5 दिन में कर दिया जाता है। हम लोग देखिए क्या करेंगे कि तीनों का अलग अलग क्षमता देख लेंगे और क्षमता के आधार पर पैसा को वितरण कर दिया जाएगा। तो 10 15 5 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, टोटल 30 होगा। यहाँ से भाग देंगे तो 3 बार में, और यहाँ से भाग देंगे तो 2 बार में, और यहाँ से भाग देंगे तो 6 बार में। तो देखिए ये हो गया ए का क्षमता, ठीक, ये हो गया बी का क्षमता, ठीक, और इसमें क्या है ए बी प्लस सी तीनों का क्षमता सम्मिलित है। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी का क्षमता निकालेंगे। सी का क्षमता बराबर ए बी माइनस कर देना है, ठीक है। सी का क्षमता बराबर टोटल 6 ए बी सी, और ए बी माइनस करेंगे तो 3 2 कितना है, ए बी का 5, तो सी का क्षमता कितना हो गया 1। अब जो पैसा बांटा जाएगा ए बी सी में क्षमता के अनुसार, ए का क्षमता कितना है 3, बी का क्षमता कितना है 2, सी का क्षमता कितना है 1। तो प्रश्न जो पूछा है आपसे बी का हिस्सा बताइए, किसका हिस्सा बताइए, बी का। तो हम लोग कहेंगे बी का जो हिस्सा होगा, बी का हिस्सा कितना है
2 है, 2 इंटू 4,2,0,0 बटा टोटल रेशियो 3:5.6 और यहाँ 7, 7 छः 42 और 7 दूनी 14,000 रुपया इसमें बी का हिस्सा होगा। तो छठे नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? छठे नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 7वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सातवें में कहा जा रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज जिनकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस समलंब चतुर्भुज में भुजाओं के बीच की दूरी आपको बताना है। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब ये कैसा होता है? ये जो होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। अब ये हो गया ऊंचाई इसका h, और एक भुजा ये होता है b1 मान लीजिए, और एक भुजा ये होता है b2 मान लीजिए, और ये ऊंचाई मान लीजिए। और b1 का मान देखिए कितना दे रखा है, इन्होंने 25 दे रखा है, और b2 का मान कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। और एक तरफ क्या है कि इसका क्षेत्रफल है 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सूत्र लगाना होगा क्षेत्रफल के बराबर में, जिससे कि h का मान यानी ऊंचाई का मान निकल सके। तो कहेंगे समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है हाफ इंटू b1 प्लस b2 और h। तो हाफ b1 b2, तो b1 का मान 25 और b2 का मान कितना है 19, और गुना h, टोटल कितना है 330 है। तो कहेंगे हाफ इंटू 25 और 19 हो गया 44, गुना h बराबर 330। 2 से काटेंगे 22 बार में, और 22 बार में हो गया, और 11 से 2 बार में, और 11 से 3 बार में, और 2 से कितना बार में, 15 बार में। तो h का मान कितना हो गया 15। तो इस प्रश्न का जो आंसर है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो कौन सा विकल्प सही है? 7वें नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए, 15 सेंटीमीटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 8वें नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे कि 8 नंबर में कौन सी प्रश्न है। 8वां में कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सिंपल प्रश्न है, लेकिन रेलवे द्वारा ये पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग ये सेशन में रखे हैं। कह रहा है क्या कि एक वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है उस वस्तु के एसपी का 7/6 है। तो हम लोग कहेंगे इसके अनुसार 6 सीपी और 7 एसपी हो जाएगा। 6 सीपी 7 एसपी, तो सीपी रेशियो एसपी बराबर हो जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा 7 और एसपी का मान हो जाएगा 6। जब कोई वस्तु को 7 रुपया में खरीद कर और 6 रुपया में बेचा जाए तो हानि ही तो होगा। तो वही हानि प्रतिशत बराबर कितना हानि, 1 का हानि है, 1 × 100/7। इसका मान निकालेंगे तो टोटल 100/7%। भाग दीजिएगा इसमें 7/100 में, 7 से एक बार में 7, 3, 7 चौके 28, अंतर 2, 7 दूनी 14, अंतर 6, 0 7 8 56, लगभग 14.28%। विकल्प में देख लेंगे कौन सा इसका सही आंसर है। तो 8वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी, 14.29% हानि होगा। जो हानि प्रतिशत ही ज्ञात हुआ है। थोड़ा दशमलव के बाद अंक जो है 1-2 अंक कम बेसी रहने से कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां तक संभव है। तो चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न 9वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 9वें नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे
आप अपनी स्क्रीन पे। 9वें में कहा जा रहा है कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके या करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो है सेकंड केस में जो लोग की आवश्यकता है उसका मान निकालना है। जैसे पहले 20 लोग लगाया गया काम में, 20 लोग जो है 8 घंटा काम करता है, 8 घंटे काम करता है और ऐसा 15 दिन तक काम चलता है। और सेकेंड केस में कहा गया क्या कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करना है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करना है और 4 दिन तक ही करना है। कितने दिन तक? 4 दिन तक करना है। तो लोगों की संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे कर दीजिए काम बराबर काम, काम बराबर काम, यानी 20 लोग द्वारा 8 घंटा डेली यानी 14 दिन में किया गया काम, 15 दिन में किया गया काम। ठीक है, चलिए। और 10 गुना 4 यहाँ पे x लगा दीजिए, 10 से 2 बार में, 4 से 2 बार में, तो x का मान होगा 2 दूनी 4 गुना 15, 60 लोग। यहाँ पे 60 लोग का आवश्यकता होगा। तो 9वां नंबर प्रश्न का कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर आपके स्क्रीन पे, जो आज के लिए अंतिम प्रश्न है। 10वां में कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 992 और 233 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 और 13 प्राप्त होते हैं। तो इसमें बड़े से बड़ी नंबर 1 निकालना है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है 1992 दिया है और 233 दिया है, और वह नंबर ढूंढना है जो ये दोनों में भाग देंगे तो क्रमशः यहाँ पे 12 शेष आना चाहिए और यहाँ पे 13 शेष आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का अंतर निकाल देते हैं, घटा के मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1980 और यहाँ पे हो गया टोटल 0 और 220। अब ये दोनों अंतर के बाद हम लोग क्या करेंगे, HCF कर लेंगे, है ना, हायर कॉमन फैक्टर, है ना। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। तो 220 को भाग देना है, 220 से भाग देना 1980 में, तो यहाँ पे टोटल कट जाएगा 0 0 और 9 बार में 1980। इससे तो विभाजित हो गया है, तो जिससे विभाजित हो गया वही हो गया HCF। HCF कितना हो गया? 220 ही हो गया। इस प्रश्न का जो है हायर कॉमन फैक्टर यानी बड़ी से बड़ी संख्या 220 होगा। तो 10वें नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही आंसर है। तो आज के सेशन में आप लोग देखें विगत वर्षों में रेलवे द्वारा किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो ये सेशन लगभग आपका जो है 14वां सेशन है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है रेगुलर सेशन को आपके बीच रखते रहेंगे, जो रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये एक जो है PDF को प्रिंट कर दिया गया है, एक ये ओरिजिनल PDF है ना, और इसमें ढेर सारे प्रश्न है जो रेलवे ने LP टेक्नीशियन और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछे हैं। तो बारी बारी से आप लोग को ये प्रश्न को सॉल्व दिया जाएगा। यदि आप लोग को ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।